मेरा तो पूरा अनएक्सपेक्टेड और पूरा फैक्चुअल गया था। एमपी पूरा पूछा मुझसे और जनरली मुझसे ईवीएम के बारे में पूछा, और क्योंकि मेरा ये 5वां प्री रहा है और हमेशा प्री मेरा हमेशा निकला है। अच्छा। तो मेरा ये रहता है कि लिमिटेड नोट्स हो और आपको मल्टीपल टाइम्स उसे रिवीजन में रखो, और दूसरा ये कि फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी आंसर राइटिंग में, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर ले, क्योंकि पेपर सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन इंटरव्यू के लिए। धन्यवाद मैम आपका इंटरव्यू कैसा हो गया? इंटरव्यू तो ठीक रहा था मेरा। सबसे पहले आपका नाम और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम अंजलि आहाके है। मैं वर्तमान में सहायक संचालक वित्त विभाग के पद पे भोपाल में पदस्थ हूँ और मैंने ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया। अच्छा मैम, ये इस बार आपका कौन सा अटेम्प्ट था, कौन सा इंटरव्यू था? ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था। तीसरा इंटरव्यू। एंड मीडियम? मेरा हिंदी मीडियम रहा। अच्छा, हिंदी मीडियम। ज्यादातर पीएससी के हिंदी मीडियम ही रखते हैं। हाँ। अच्छा मैम, तो इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू की शुरुआत कैसे होती है, किस तरह का माहौल था और कौन सा बोर्ड था? इस बार मुझे शर्मा सर का बोर्ड था। ये मुझे दूसरी बार मिला है। 2020 के साक्षात्कार में शर्मा सर ही मिले थे मुझे। तो बोर्ड तो पूरा फ्रेंडली रहता है, ऐसा कोई बहुत स्ट्रेस नहीं रहता है। पहचान लिए होंगे उन्होंने, या देखा होगा जब टैब वगैरह? नहीं, वो 2020 का इंटरव्यू काफी समय हो गया तो उन्होंने पहचाना तो नहीं था। बाकी लास्ट इंटरव्यू का पूछा कि कितने क्या नंबर मिले थे आपको, बस पूछा होगा। लास्ट इंटरव्यू किस बोर्ड में था? हाँ, रैकवा सर का बोर्ड था। नंबर कितने दिए थे पूछा था सर। ओके, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन थे, किस तरह के सवाल बन रहे हैं बोर्ड में? मेरा तो पूरा अनएक्सपेक्टेड और पूरा फैक्चुअल गया था। एमपी पूरा पूछा मुझसे और जनरली मुझसे ईवीएम के बारे में पूछा, और जॉब के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं रहा कि सिर्फ 4 महीने आपका एक्सपीरियंस रहा है, और सौसर मेरा तहसील रहा है और पांडुना जिला है, तो उसके बारे में पूछा गया मुझसे। ईवीएम के बारे में क्या सवाल था? ईवीएम का था कि जो ईवीएम बैलेट होती है उसमें कितने मतदाताओं के नाम आ जाते हैं, वो पूछा गया था। कैंडिडेट के नाम पूछा था, और वो डबल लॉक सिस्टम में जो रखते हैं ट्रेजरी में, उसका पूछा था मुझसे। मतलब जॉब के रिगार्डिंग ही सवाल था, है ना? और ओवरऑल अगर बात करूं तो ज्यादातर जो आपका इंटरव्यू डेप बेस्ड था, करंट बेस्ड, या जॉब बेस्ड, या फिर आपका ग्रेजुएशन बेस्ड, किस तरह का था? देखिए, मुझे तो एक ओवरऑल थोड़ा 20% लगा, क्योंकि सर का मैकेनिकल से जानकारी का ये था कि जो वंदे भारत का जो इंजन है किसने बनाया है भारत में, हाँ, इंजन कहाँ कहाँ बनते हैं। और इसके अलावा सर का क्वेश्चन था कि आपका ये अंतिम लक्ष्य यही सबसे, आप किससे प्रभावित हैं, और संविधान सभा के सदस्यों के नाम क्या है। इसके अलावा मुझसे एमपी पूरा पूछा है, और सौसर और पांडुना की विशेषताएं पूछी गई। इसके अलावा मैम मैं बात करूँ हॉबीज या फिर सिचुएशन बेस्ड कोई सवाल? सिचुएशन बेस्ड नहीं, कोई सवाल नहीं हुआ था मुझसे। ठीक है मैम, तो अब थोड़ा सा मैं स्ट्रेटजी पर आता हूँ। आपकी फिल्म्स की स्ट्रेटजी किस तरह की आपकी स्ट्रेटजी रहती है फिल्म्स में? मतलब जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं उनको इस तरह की स्ट्रेटजी जिससे कि वो अपना फिल्म्स क्रैक कर पाए। हाँ बिल्कुल, मेरी जो स्ट्रेटजी थी सबसे पहला तो ये था कि मैं बहुत ज़्यादा मल्टीपल नोट्स नहीं पढ़ती हूँ। लिमिटेड नोट्स से मेरा कंटेन रहा है, क्योंकि मेरा ये 5वां प्री रहा है और हमेशा प्री मेरा हमेशा निकला है। अच्छा। तो मेरा ये रहता है कि लिमिटेड नोट्स हो और आपको मल्टीपल टाइम्स उसे रिवीजन में रखो। और जो अभी आगामी होने वाले हैं मेरे प्री के लिए ये है कि बच्चे अभी रिवीजन पे लगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो एक बार आप पढ़ लें और रिवीजन एटलीस्ट 20 से 30 डेज में आप रिवीजन स्टार्ट कर दें, क्योंकि बिना रिवीजन के फिर वहाँ पे आपके ब्लंडर्स होते हैं और फिर आप गलतियाँ कर देते हो। मैम जैसा आपने कहा कि आपका 5 फिल्म्स आपके लगातार निकले हैं और आप नोट्स पर ज्यादा प्रेफरेंस करती हैं, आप नोट्स को ज्यादा, तो वो नोट्स कहाँ से बनाती हैं, किस तरह से बनाती हैं? नोट्स देखिए, बनाना ऐसा है कि मेरे कोचिंग रही है। दूसरा ये रहता है कि मार्केट में इंदौर में इतने नोट्स आपको मिल जाते हैं। बुक्स आपको मिल जाती है, एमपी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, या फिर जनरल स्टडी की बुक्स होती हैं। बस इतना है कि आप मल्टीपल नोट्स पे ना भागे, जो आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करें, क्योंकि फैक्ट वही होते हैं हर जगह। तो इससे आपकी क्या गलतियां नहीं होती, आपके फैक्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं। मतलब सिंगल रिसोर्स, मल्टीपल टाइम रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मल्टीपल टाइम्स करें आप। ठीक है मैम। मैम एक और चीज मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि क्या स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी चाहिए या फिर नोट्स से काम चल जाएगा? जो मार्केट में अलग अलग कोचिंग्स के नोट्स हैं, अलग अलग तरीके के जो नोट्स हैं, उनसे काम चल जाएगा या फिर स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना ही पड़ेगा? देखिए, आपका निर्णय स्वयं का भी हो सकता है कि आपको कितना डीप पढ़ना है। बाकी मेरा स्टैंडर्ड बुक्स में बहुत ज्यादा रहा नहीं। मेरे कोचिंग के नोट्स और जो भी नोट्स मिल जाते हैं, जिस सब्जेक्ट के जो टॉपिक बहुत बेस्ट आपको कहीं से मिल जाता है सोर्स, तो आप उसको उठा के पढ़ लें तो वो ज्यादा बेटर रहा। जो बच्चा आ रहा है जिसको कुछ भी नहीं पता पीएससी के बारे में, एमपीपीएससी के बारे में जीरो नॉलेज है, वो अगर तैयारी करना चाहता है और वो आ रहा है आपकी वीडियो देख करके, वो किस तरह से तैयारी शुरू करेगा? देखिए, मेरा हमेशा से रहा है कि जो नए बच्चे पीएससी का, जिनका सपना है कि मुझे पीएससी करना है, सबसे पहला तो ये है कि आप सिलेबस निकालें, सिलेबस को देखें। क्योंकि यदि आप सिलेबस नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं रहेगा कि आप तैयारी कर रहे हैं, उसका लेवल क्या है, क्या आपको पढ़ना है। इसके पश्चात आप बुक्स लें और प्रॉपर स्टडी करें और डेडिकेशन दें थोड़ा, क्योंकि पीएससी डेडिकेशन मांगती है। ईवाईक्यू का भी कुछ रोल रहता है?
नहीं ऐसा कुछ। प्रीवियस ईयर पेपर्स? प्रीवियस ईयर का तो मुझे ऐसा लगा नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि आप हमेशा नए मतलब बुक्स पढ़ के मेरा बहुत टेस्ट सीरीज भी नहीं रहा है, मैं सिर्फ अपना जो नोट्स है मुझसे पढ़ के सीधे प्री नहीं देने चली जाती हूँ, तो मेरा प्रीवियस का कोई ऐसा। ओके ओके, अच्छा मैम, मेंस के लिए क्या कहेंगे, किस तरह की स्ट्रेटजी आप फॉलो करती हैं आंसर राइटिंग में? अच्छा, आंसर राइटिंग की यदि हम बात करें तो अभी तो मतलब 9 लाइन में लिखना हो गया है, 200 नंबर में काफी अलग हो गया है, तो आपका ये है कि आप फैक्चुअल बहुत हो गया है आपका, तो इससे ये है कि आपका यदि प्री बहुत अच्छा है तो आपका फैक्चुअल नॉलेज बहुत अच्छा होगा, और दूसरा ये कि फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी आंसर राइटिंग में, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर ले, क्योंकि पेपर सॉल्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पेपर सॉल्व नहीं करते हो तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। पेपर कुछ लोग का इसलिए नहीं कर पाता कि वो पूरा पेपर ही नहीं कर पाते हैं। तो स्पीड का है तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस घर पे करें, टेस्ट सीरीज लगाएं, पर वो डेली करें। मैम अपना कोई रिसोर्सेज वगैरह, बुक लिस्ट वगैरह बताना चाहेंगी? देखिए, बुक लिस्ट का ऐसा है कि मेरे मेंस के लिए, हाँ मेंस की यदि मैं बात कर रही हूँ तो मेरी कोचिंग के नोट्स रहे हैं मेरे, इसके अलावा मैंने आकार के नोट्स उठाए, सिविल जॉब के नोट्स उठाए, ऐसे अलग अलग कोचिंग के मैंने नोट्स लिए हैं, जहाँ पे जो कंटेंट अच्छा मिला उसको कलेक्ट करके मैंने। मतलब अलग अलग कोचिंग, अलग अलग यूनिट्स और सब्जेक्ट्स, उन सब के लिए अलग? जी जी हाँ बिल्कुल, आप एक सोर्स में आपको अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है तो अब अलग मल्टीपल सोर्स से आप ले लीजिए मेंस का, और अपना एक नोट्स बना लीजिए। जो छोटे टॉपिक्स होते हैं उस पर प्रॉपर ध्यान दें, क्योंकि छोटे टॉपिक्स नंबर अच्छा उठाते हैं, तो छोटे टॉपिक्स पे अच्छा नंबर कटते नहीं है मतलब? हाँ, नंबर नहीं कटते और नंबर अच्छे मिलते हैं उसमें यदि आप अच्छा प्रयास करते हैं। जी जी जी, अच्छा मैम, आपका कोई और इनोवेटिव तरीका, लाइक टेक्नोलॉजी का जमाना है, चैट जीपीटी, गूगल, वेबसाइट्स वगैरह कोई, या फिर यूट्यूब, टेलीग्राम वगैरह, कोई और आपने इनोवेटिव तरीका, इनोवेटिव अप्रोच आपने फॉलो करी हो? नहीं, हाँ पारंपरिक ही रहा है मेरा कि नोट्स पढ़ना है आपको। हाँ, ज़्यादा है तो आप यूट्यूब में कुछ वीडियोस होते हैं, कुछ टॉपिक यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, थिंकर्स हो गए, तो आप उनका कॉन्सेप्ट के लिए यूट्यूब चैनल्स में आप देख सकते हैं, हेल्प। लास्ट में आपकी क्या एडवाइस रहेगी, क्या सजेशन रहेगा कैंडिडेट्स के लिए? देखिए, मेरा यही सजेशन रहेगा, जो भी प्रतिभागी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं अपना पूरा डेडिकेशन दे, पूरी ईमानदारी से मेहनत करें तो आप अवश्य सफल होंगे। थैंक यू मैम, एंड ऑल द बेस्ट मैम।